नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 4 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल है, जो ये एक न्यूज़ थी, कल के न्यूज़पेपर में थी, जो हमने डिस्कस नहीं की थी, जिसमें क्या था, अभी रक्षा मंत्रालय ने अभी जो हल्के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका विकास किया है। इससे संबंधित एक हल्की सी न्यूज़ थी। ठीक है। जो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जिसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, यानी एक प्रकार के जो हल्के, यानी हल्के हैं, बिल्कुल ही लाइट प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी औरों की तुलना में काफ़ी हल्के हैं। अगर हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं तो एक तो हम पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे जाना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो उनके अंदर जो हम बारूद जैसी कुछ सामग्रियां हैं उनको ले जाना हम ज़्यादा मात्रा में ले जा पाएंगे। ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक हमें हवा में रह पाएंगे और कहीं न कहीं और ज़्यादा दूर तक क्या कर पाएंगे, गति कर पाएंगे। ठीक है। ये एक आर्टिकल था, ये कल न्यूज़ थी। तो आज इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। ठीक है। कहता क्या है आर्टिकल भी, देश में जो सबसे पहले कहता भी, जो देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का वायुसेना का अंग बन गया है। यानी जिस प्रकार से हमने वायुसेना के अंदर जो हल्के हेलीकॉप्टरों को क्या किया है, अभी शामिल किया है, तो वह कहीं ना कहीं भारत का जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। शक्ति और वेग और प्रहार के में इसके नाम का सार्थ होगा। यानी जिस प्रकार से हमने देखा भी हल्का हेलीकॉप्टर है, जिस प्रकार से उसकी शक्ति है, जिसकी गति है, उसकी तीव्रता है, ठीक है, और उसकी सटीकता है, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या होगा, यानी एक सार्थक साबित होगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय सेना है, वायुसेना है, उसका उत्साह भी बढ़ाएगा। कहीं कहीं हम देखते हैं जब सेना के अंदर या हमारे अंदर भी जब स्वदेशी चीज़ का हम कहते हैं भी, जब संचालन करते हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना एक और अधिक लेवल पर होती है, और हमें हमें अधिक सामर्थ्य के साथ कह सकते हैं भी, हमें अपना परामर्श दिखा पाते हैं। ठीक है। आगे इसी के बारे में इसमें ध्यान किया भी, जो लड़ाकू विमान तेजस का, इसी तरह जो हमने जिस प्रकार से लड़ाकू विमान था हमारा तेजस, उसका विकास किया था, वह भी काफ़ी मात्रा में हल्का था, कम यानी जो फ्यूल का यूज़ करता था, जो कम फ्यूज के अंदर ज़्यादा उड़ान भर सकता था। ठीक है। ज़्यादा सटीकता रखता था। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी पहले हमने तेजस बनाया, अभी हमने जो हल्के लड़ाकू विमान यानी हेलीकॉप्टर बनाए हैं, जिससे क्या होगा, जो विदेशी देश हैं, जो हथियार के रूप में किसी कुछ राष्ट्रों पर ही निर्मित यानी निर्भर हैं, तो उनको क्या होगा भी, भारत की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो निर्यात है उसमें भी काफ़ी मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है। आगे इसके अंदर का भी हमें पता है भी, रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है भी हम आत्मनिर्भर यानी रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। यानी जो हथियार है वह हम अपने घर पर ही बनाएंगे, यानी अपने देश में ही बनाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो 75,000 करोड़ रुपए निर्यात की भी बात की गई है, यानी हम 2025 तक 75,000 करोड़ रुपए का निर्यात करेंगे, यानी दूसरे देशों को हथियार बेचेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा भी, हमें 75,000 यानी 35,000 करोड़ रुपए की आमदनी भी होगी। ठीक है। साथ ही साथ आगे इसके अंदर एक कहा गया है भी, जो भी ये जो कोई भी देश वास्तव में महाशक्ति तभी बनता है जब उसके जो रक्षा उपकरण है वह स्वदेशी हो। ठीक है। वह अपने द्वारा बनाए गए हो। अगर हम बाहरी तक यानी देश पर रक्षा से संबंधित या रक्षा हथियारों से संबंधित निर्भर रहते हैं, तो इससे क्या होगा भी, कहीं न कहीं हमारी निर्भरता उससे बढ़ने से हमारी सुरक्षा क्या होती है, प्रभावित होती है। समय पर हमें इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, या समय पर हमें हथियार नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। जो देश होता है वह अपने हिसाब से अपनी शर्तों को हमारे ऊपर लादता है। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा जो आर्थिक बोझ बढ़ता है वह तो बर्तन, साथ ही साथ वह हमारा बोझ भी इतना ज़्यादा हो जाता है भी, जिससे हम अपनी रोज यानी जो ज़रूरतमंद की जो बुनियादी आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और हम जो रक्षा के जो हथियार हैं उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये बाकी सर्व इसी चीज़ के बारे में इसमें दे रखा है। ठीक है। और इसी साथ में क्या भी, निश्चित सीमा तक है पाने पर विशेष ध्यान देना और एक अनदेखी भी किया जाना। बस यही जगह भारतीय रक्षा सामग्री के आयात के स्थान पर निर्यातक का भी बनना के संसाधन हो चुका होगा। यानी यह एक शुरुआत है। भारत जैसे हम देखते हैं भी, हथियार का काफ़ी मात्रा में आयात करता है। ठीक है। तो अभी भारत आयातक से निर्यातक की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यानी अभी हम हथियारों का आयात करते थे, यानी हम खरीदते थे बाहरी दुनिया से, अभी हम क्या करें, हथियारों को बाहरी दुनिया में बेचेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारी टेक्नोलॉजी है रही है, जिस प्रकार से हम दिनों दिन सफल होते जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास भी हमारी ओर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो यही एक आर्टिकल था जिसके अंदर हमारे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है या जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उससे हमारे जो टॉपिक है उससे संबंधित एक आर्टिकल था जो हमने कवर कर लिया है। ठीक। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से आर्टिकल है, जिसके अंदर जो हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं भी, जिस प्रकार से जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक था, उन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थी।
तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, भारत का जो रुपया था वह भी काफ़ी मात्रा में गिरा था। और जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने क्या किया था, अपना पैसा निकाल करके अमेरिकी बाजार में लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, कल ही जो हमें एक यानी न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर क्या था, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश थे उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ रुपए हमारे जी यानी शेयर बाजार से निकाल कर चले गए हैं और विदेशी शेयर बाजार उनमें लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, चाहे वो अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो या कहीं वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं भी कहीं ना कहीं जो भारत पर जो डॉलर का प्रभाव है या डॉलर की निकासी है वह और अधिक बढ़ी है। साथ ही साथ जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी दिनों दिन क्या हुआ है, और अधिक कम हुआ है। तो उसी के अंदर इसमें कुछ दो कारण बताए गए हैं मेन। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला इसके कारण बताए गए हैं, क्या कारण बताया गया, जो पहला कारण कहीं ना कहीं तो जो फेडरल रिजर्व की जो जो कहीं ना कहीं जो ये रुपया गिरा क्यों है, क्योंकि पहला कारण इसके अंदर ये बताया गया जिस प्रकार से हम जो रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या है भी जो तेल जो हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं वह हमें महंगी दरों पर मिलता है, उतना सस्ती दरों पर नहीं मिलता जितना हमें पहले मिलता था। ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा जो यानी जो रुपया है उसको नीचे गिरने का कारण है। और साथ ही साथ इसके अंदर चालू खाते की बात की गई, जो चालू खाता है वह भी हमारा क्या है, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये चालू खाता क्या चीज़ है, ये बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने में हम कह सकते हैं जो तेल का जो हम आयात करते हैं वह भी कहीं ना कहीं क्या है, मुख्य कारण है। साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरा कारण बताया गया है वह बताया गया है भी जिस प्रकार से डॉलर है वह यानी भारत से बाहर चला जा रहा है, तो लोगों का जो विश्वास है वह भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी एक प्रकार से कम होता चला जा रहा है, जो निवेशक होते हैं। तो जिनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो चालू खाता है वह भी क्या बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा है ये जो आर्टिकल है उसमें कहा गया अभी जो पिछले साल की तुलना में जो भारत का जो रुपया है वह लगभग 10% अधिक तक क्या हुआ है, कमजोर हो चुका है डॉलर की तुलना में। ठीक है, और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी लगभग 100 बिलियन अरब डॉलर से अधिक की क्या उसमें गिरावट आई है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर का भी जो वैश्वीकरण में व्यापक आर्थिक प्रबंधन और वैश्विक आर्थिक स्थिति के भी बंधक है, यानी जिस प्रकार से वैश्वीकरण में एक देश दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ये इस प्रकार के कृत्य कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया, जो पूर्व के एक यूएस के ट्रेजरी सचिव थे जिनका नाम था जॉन बी कॉनली, उन्होंने 1971 में अपने G10 का एक समक्ष के समूह था उसमें उन्होंने कहा था जो डॉलर है उनकी जो मुद्रा है वह कहीं ना कहीं उनके लिए एक समस्या का कारण भी है। ठीक है, तो इसी से उसके अंदर दिनों दिन सुधार करने के लाए गए, क्योंकि इस टाइम हमने देखा था जो अमेरिका के अंदर मंदी जैसी स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं भी अगर मुद्रा काफ़ी अधिक मात्रा में नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं वह देश के लिए क्या बन जाती है, समस्या बनकर रह जाती है। ठीक है, आगे हमने देखा है भी जिस प्रकार से चालू खाता देखा है हमने भी, जो चालू खाता है के अंदर हमने जो इस प्रकार के जो नीचे चला आ रहा है उसके कारण क्या है वह हमने देख ली। तो ये चालू खाता है क्या, ठीक है, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी ये जो हम जो लेखा जोखा रखते हैं, जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था होती है जिसके साथ हमारा व्यापार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन अलग अलग प्रकार का, एक हम कह के आपने सुना होगा भी भुगतान संतुलन अधिशेष में है या भुगतान संतुलन घाटे के अंदर है। तो भुगतान संतुलन का अर्थ ऐसा है भी जब हम अपना व्यापार वैश्विक तौर पर यानी वैश्विक देशों के साथ जब व्यापार करते हैं तो वह हम देखते हैं भी वह व्यापार हमारे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है। सकारात्मक कैसे, अगर हम किसी चीज़ का 100 रुपये का क्या करते हैं, हम आयात करते हैं, यानी बाहरी देश से हम 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, और अगर हम अब हमारे देश की चीज़ अगर 50 रुपये में बेचते हैं, यानी 50 रुपये की चीज़ हम बाहर में बेचते हैं और 100 रुपये की खरीदते हैं, तो हमें 50 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, डेफिसिट में यानी घाटे के अंदर है। इसका अगर उल्ट हो जाए, यानी हम 50 रुपये तो बाहर यानी कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी 50 रुपये का तेल है या सोना है या कोई चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है, या फिर और 100 रुपये की चीज़ ऐसी है जो हम दुनिया को बेचते हैं, तो हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें सरप्लस हो गया, यानी हमारा जो अधिशेष है हमें लाभ हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं जब संतुलन में कम माना जाएगा, जब हम कहते हैं भी 100 रुपये की तो हमने चीज़ खरीदी है और 100 रुपये की हमने चीज़ बेच दी है, तो ना तो हमें घाटा हुआ ना ही फायदा हुआ। तो ये चीज़ क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या है, संतुलन की स्थिति है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके अंदर कारण क्या क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हम करंट अकाउंट कहते हैं इसको, जिसको हम चालू खाता बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे विजिबल ट्रेड होता है, विजिबल ट्रेड ऐसा ट्रेड जो हम दिखाई दे सकता है, दिखाई देना कैसे, जैसे हम सोना खरीदते हैं
तो सोने को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कौन सा होता है, विजिबल ट्रेड्स होता है, जिसके अंदर जो कुछ प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जिसमें आप कोई सोना ले सकते हो, कच्चा तेल ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ कौन सी है, विजिबल होती है। ठीक है, कुछ इनविजिबल्स होती हैं। इनविजिबल का मतलब कैसे, जैसे हम किसी प्रकार की सर्विस लेते हैं, यानी जो बाहरी कोई अगर एजुकेशनल संस्थान है उससे अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह क्या होती है, एक इनविजिबल सर्विस होती है। साथ ही साथ हम बाहरी डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने जाते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं इनविजिबल सर्विस है। ठीक है, साथ ही साथ जो इनकम का सोर्स है, यानी जो भारत में रहने वाले जो कुछ विदेशी निवेशक हैं, ठीक है, वो अपना लाभ कमा करके क्या करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, तो वह भी हमारे लिए क्या हो जाता है, यानी जो इनकम और ट्रांसफ़र का ये कारण हो जाता है, वह भी हमारे लिए चालू खाता है क्या करता है, एक है नुकसानदायक होता है। साथ ही साथ एक कैपिटल अकाउंट होता है जिसको हम पूंजी खाता बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, पूंजी खाता कौन सा होता है, पूंजी खाते का एक ऐसा खाता होता है जिसके अंदर हम किसी पूंजी का निर्माण करते हैं या पूंजी का क्या करते हैं, हम बिक्री करते हैं। जैसे पर हमारे पास भूमि है, अगर हम विदेश से भूमि खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि वह हमारा जो पूंजी खाते के अंदर हमने कोई चीज़ ऐड की है, और अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, हरास करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जो पूंजी खाते के अंदर हम किसी प्रकार का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम हमारे यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कोई निवेशक आ गया, उसने निवेश कर दिया तो वह हमारे लिए क्या हो गया, पूंजी खाता हो गया, क्योंकि अगर उसने निवेश किया है तो वह रोजगार को भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ का बुनियादी ढांचा भी सुदृढ़ करेगा, उसके आने से सड़कें भी मजबूत, यानी जो सड़कें या कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे किससे कहीं ना कहीं मजबूत है। इन्वेस्टमेंट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एफडीआई और एफआईआई। एफआईआई का हमने कम जिक्र किया था। एफआईआई वही होती है जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एफआईआई। और इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से हॉट मनी भी बोलते हैं। इसका अर्थ, हॉट मनी का अर्थ क्या है, इससे क्या होता है भी, जो व्यक्ति होता है या जो निवेशक होता है वो पैसा कुछ समय के लिए लगाता है और बाद में अपने पैसे को वापस लेकर चला जाता है। ठीक है, अगला है एफडीआई। एफडीआई को हम कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी प्रत्यक्ष से विदेशी निवेशक रुपया लेकर आता है, भारतीय बाजार में लगाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर भूमि खरीदता है, वहाँ पर फैक्ट्री या फर्म लगाता है, वहाँ पर व्यापार करता है, अपना लाभ कमाता है और फिर वह देश में अपना लाभ बेचता है। ठीक है, पर उससे क्या होता है, अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। ठीक है, हमारी जो ऊर्जा है खपत की है वह भी बढ़ती है, जिससे हमारा विकास और अधिक तेज होता है। अर्थव्यवस्था में हमें टैक्स वगैरह भी देता है, तो इससे भी क्या है, हमें काफ़ी क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, हम इसलिए हमारा ध्यान ज़्यादा एफडीआई पर होता है, एफआईआई पर हम कम ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर और हम जो करंट अकाउंट के अंदर हम जो विदेशी देशों से लोन लेते हैं, ठीक है, वह भी हमारा करंट, क्योंकि हमारे पास वहाँ दूसरे देश से पैसा आया है। ठीक है, तो लोन के मात्रा में लोन लिया है, तो लोन कौन कौन सा हो सकता है, लोन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम जो फॉरेन लोन्स लेते हैं, यानी जो विदेशी कंट्रोल से फॉरेन से, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी होता है, यानी एक प्रकार की हम दूसरों से लोन लेते हैं। ठीक है, लोन का हम किसी संस्था से लोन लेते हैं, किसी देश से लोन लेते हैं, तो इस प्रकार के लोन होते हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, एक बैंकिंग कैपिटल होता है, इसमें क्या होता है, अभी जो बाहरी जो विदेशी का बैंक है वह आकर यहाँ पर निवेश करते हैं या दूसरे बैंकों से हम व्यापार करते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट का ही क्या होता है, पार्ट होता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर ये कहा गया भी देश विरोधी, यानी देश विरोधी से लड़ने की जरूरत है। इस आर्टिकल के अंदर मुख्यतः जिस बात की जिक्र किया गया वह हमारा डाटा संरक्षण जो बिल अभी हाल ही में हमने चर्चा किया था उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है भी जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत इतना परिवर्तन हो गया, जिस प्रकार से भारत में जो डिजिटल का दायरा बढ़ा है, तो ऐसे में हम देखें तो हम एक परंपरागत जो कानून है हमारे, कुछ कानून तो ऐसे हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व के हैं। ठीक है, तो उन कानूनों को लेकर हम आज की सुरक्षा को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार की आज की हम सुरक्षा दे सकते हैं, तो इसी के शिकार का भी हमें अभी एक अच्छे कानून की जरूरत है। और कहा गया देरी से ही सही मगर कानून अभी आना चाहिए। ठीक है, साथ क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा था एक जो डाटा प्रोटेक्शन विधेयक आया था, जिसके अंदर रखा गया जैसे ओवर द टॉप जो ऐप्स होती है, जिसमें व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये जो ऐप है उनको लाइसेंस लेने की बात कही गई थी भी, अगर आपको क्या लेना है, अभी लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर भारत के अंदर व्यापार करना है या अपनी सर्विसें देनी है तो। ठीक है, साथ ही साथ जो भारतीय टेलीकॉम अधिनियम है, कौन कौन से अधिनियम है जिसके तहत इनको नियंत्रित किया जाता है वह देख लेते हैं। एक तो भारतीय टेलीकॉम अधिनियम 1985 है, ये भी हमारा स्वतंत्रता से पूर्व का है। इस समय तो कांग्रेस का अध्यक्ष था, यानी कांग्रेस का गठन हुआ था। साथ ही साथ कहा था भारतीय टेलीग्राम भारतीय जो वायरलेस टेलीग्राम अधिनियम था वह भी 1933 में बना था। और एक टेलीग्राम
गैर कानूनी संरक्षण अधिनियम 1950। तो ये 3 कानून जो है तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, क्योंकि अभी 21वीं सदी 2022 चल रहा है और कानून हम अभी 1885 के 1833 सॉरी 1933 और 1950 के यूज़ कर रहे हैं। तो इतना परिवर्तन आया क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं थी, तो उस प्रकार के कानून को अभी आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक नए कानून की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो भारत है दूर संचार उद्योग में अभी लगभग 117 करोड़ ग्राहक हैं। भारत के अंदर हम देख सकते हैं भी दूर संचार है या जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जुड़े हुए हैं कितने 117 करोड़ की आबादी भारत की ऐसी है जो डिजिटल सीधी सीधी डिजिटल से जुड़ी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत है वह भारत की कुल जो टेलीसिटी है, टेलीसिटी कौन सी, जहाँ पर ज़्यादातर टेलीग्राम यानी टेलीफोन का क्या है विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, वह लगभग कितनी 85% तक दूरसंचार तक फैली हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है जो दूरसंचार का जो भारतीय जीडीपी के अंदर 8% योगदान है। ठीक है, अब साथ ही साथ भारत की जो लगभग 98% जनसंख्या 4G तकनीक के दायरे से जुड़ चुकी है, और जिस तरह हमारी जो 5G टेक्नोलॉजी है वह अभी आई है, और साथ ही साथ 6G टेक्नोलॉजी पर हमारा विचार चलता चला जा रहा है। साथ ही साथ आज हम देखते हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो हम कह सकते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ठीक है, इसी के साथ अलग अलग प्रकार की जो मोबाइल से टेक्नोलॉजी जुड़ती चली जा रही है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजी का दायरा दिनों दिन क्या है बढ़ता गया है, मगर जो कानून है हमारे वह अभी भी हमारे जो पुराने कानून है वह चलते आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ भारत इस प्रकार से हम देखते हैं भी अगर इस जो पुराने कानून है उसका लाभ उठाकर जो भारत विरोधी तत्व है वह भी कहीं न कहीं इसका क्या होता है फ़ायदा उठाते हैं। जिस प्रकार से हमें अभी देखा है अभी कुछ किस प्रकार के जो अभियान चलाए जाते हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर भारत को बदनाम करने के लिए उनके लोगों के प्रति, तो वह भी कहीं न कहीं इसको भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं अभी किस प्रकार की जो सोशल मीडिया साइट्स है ये अपने जो मनमानी करती है और भारत की बातों को उतना अच्छे से मैंने नहीं लेती है, अपना सीरियस नहीं लेती है, तो जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उनसे और क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या भी है जो हालांकि नए नियम स्वतः विनियामक यानी सेल्फ रेगुलेटिंग पर आधारित होंगे, यानी ये जो कानून होंगे वह स्वतः लागू हो जाएंगे, यानी अगर कोई कृत्य करता है तो ये कानून उस बात के स्वतः लागू होंगे, जब आप इसे कृत्य करते हैं तो आप इस कानून के दायरे के अंदर आएंगे। ठीक है, और इसी की संवैधानिकता और चुनौती के लिए हाईकोर्ट में अभी भी कुछ याचिकाएं दायर की जा चुकी है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर बस यही जिक्र किया गया जो फेसबुक है उन मंचों पर किस प्रकार से हानिकारक न्यूज़ जो फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को इसके प्रति यानी गलत तरीके से जानकारी देकर उनको भ्रमित किया जाता है, तो उनको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और का साइंस इसमें क्या भी डेमोक्रेसी इंडेक्स हाल ही में क्या भी डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी होता है, और कभी कभी मीडिया की स्वतंत्रता की भी बात होती है। इसके अंदर जिस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता या पारदर्शिता की भी बात कही है। इसके अंदर जिस प्रकार भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी हम एक प्रकार से हम जो राष्ट्रीय मानक निर्धारित करेंगे जिससे हम ये देख पाएँ भी हमारा जो सटीक जानकारी हम लोगों को दे पाएँ भी जो हमारा देश है कितना विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की जो भ्रामक जानकारियाँ दी जाती है या जिस प्रकार का डाटा उनको उपलब्ध करवाया जाता है तो वह कितना सत्य होता है कितना नहीं, इसके बारे में भी काफ़ी आकांक्षाएं लगी रहती हैं। ठीक है, भारत ने देशी इंटरनेट मीडिया को भी अभी इतना बड़ा निवेश नहीं मिला है जितना कि मिलना चाहिए। जिस प्रकार का जो हमारा देशी यानी इंटरनेट मीडिया है, हम जिसको यूट्यूब पर कुछ मीडिया चैनल है उनको भी इस प्रकार का निवेश नहीं मिलता है ताकि वह और अधिक लेवल पर विकास कर पाए। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल था जिसमें हम देख सकते हैं भी हमारे जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी अभी हमें कितनी आवश्यकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह हमने कल एक द हिंदू के अंदर भी इस प्रकार का एक आर्टिकल था, आज दैनिक जागरण के इससे संबंधित एक आर्टिकल आ गया है। जिस प्रकार से हमने देखा भी तो किस प्रकार के जो त्यौहार है उनकी कितनी प्रगतिशील हमारे पक्ष में है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है त्यौहार है वो। ठीक है, हाल जैसे इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल लिया गया जो यूनेस्को का एक आंकलन बताता है कि विश्व में का जो जीडीपी है जो सकल घरेलू उत्पाद में 4% हिस्सा किनका है सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योग से आता है। कितना 4% हिस्सा, यानी हम जो कह सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा कितने हमारी जो सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं उनसे आता है, जिस प्रकार से हमारे त्यौहार हैं उनसे हमारा आता है। ठीक है, ऐसे में सभी उद्योगों के लिए ही त्योहारी मौसम अधिकतर लाभ अर्जित करते हैं। जैसे हम आजकल देखते हैं जो ई कॉमर्स कंपनी है वह त्योहारों के मौसम पर जो बड़े बड़े ऑफर्स देती हैं, जिस प्रकार से वो उनका मानना है या हम सच में भी त्योहारी सीज़न पर हम क्या कहते हैं ज़्यादा खरीदी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार होता है जो त्योहारी सीज़न में क्या होता है और ज़्यादा यानी फैलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो ब्रिटिश काउंसिलिंग इन इंडिया में दुर्गा पूजा की रचनात्मक की अर्थव्यवस्था में 32,000 करोड़ रुपए को बताया है। ठीक है, यानी
जो ब्रिटिश काउंसलिंग इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा भी जो दुर्गा पूजा की वजह से पश्चिम बंगाल को 32,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है। जो कल हमने रिपोर्ट देखी थी उसमें था 2013 में दिखाया गया था कितना 25,000 करोड़ था। ठीक है, अभी ये हाल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया भी इसको इतना बेनिफिट हुआ है, कितना 32,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो रहा है किसको, पश्चिम सरकार को, जो कि उसके जीडीपी का लगभग 2.5% है। ठीक है, ये जब 2013 में 4% के आसपास था, मगर अभी जो जिस प्रकार से जीडीपी बढ़ी है तो अभी भी उसका योगदान कितना है, 2.5% का योगदान किसका है, ये जो सांस्कृतिक या दुर्गा पूजा है उसका हिस्सा है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्सव है वह आर्थिक भागीदारी, बंगाल की पारंपरिक कला, शिल्प, आर्थिक और सशक्तिकरण और सामुदायिक कल्याण और रचनात्मक जैसी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है या त्यौहार है वह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी जो जिस प्रकार से जो हमारे जो उत्सव है वह देसी लेवल पर यानी हमारे स्थानीय लेवल पर ही नहीं, हमारे जो वैश्वीकरण में भी इसका काफ़ी क्या है, योगदान है। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत में जो दुर्गा पूजा है वह यूनेस्को की, हम कहते हैं भी दुर्गा पूजा के अलावा भारत जो यूनेस्को है उसने 13 ऐसी जो परंपरा है जिनको जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यानी शामिल किया है, जिसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है भी जो स्थानीय लोग होते हैं उनको और अधिक अपनी परंपराओं में क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हम वर्तमान में जो तकनीक है जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है उससे भी कहीं न कहीं जो हमारे जो ये जो त्यौहार है उनको और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ पर जो घर या हम कह सकते हो हस्तशिल्प होते हैं तो उनको इन त्योहारों से काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, वह वहाँ पर जिस प्रकार से व्यापार करता है तो उनके जो व्यापार की गति है या उनका जो इन्वेस्ट यानी जो उनकी इनकम है वह एकदम त्योहारों के मौसम में आकर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे हमारे जो हस्तशिल्प है उनको भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल के अंदर कहीं के जिक्र किया गया है सारे के सारे किस प्रकार से जो त्यौहार है उनसे हमें क्या होता है, फायदा हो रहा है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है जिसके अंदर जो जिस प्रकार से जो गजराज यानी जो हाथियों से और मानव के बीच में संघर्ष है उसके बारे में ये आर्टिकल का डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी अक्सर हम ये देखने को मिलते हैं भी जो हाथी हैं वह गांव में चले आते हैं, मगर ये बात सच नहीं है क्योंकि हम कहते हैं भी वास्तविक में वो जो स्थान था वह हाथियों का था, मगर मानव ने उस जगह को काट कर अपने लिए यानी उपयोगी बना लिया है। ठीक है, जिस प्रकार से हम जानते हैं भी जो हाथी होते हैं उनके जो याददाश्त की क्षमता होती है वह काफ़ी अधिक होती है, तो वह अपने जो दूर दूर तक अपने जो भोजन के लिए जाते रहते हैं। तो उसमें उन्हें यह यानी वह सोचते हैं भी जिस जगह उन्होंने पहले पानी देखा था या सिखाने के लिए कोई योग्य जगह थी वहीं पर शायद वह होगी, मगर आज अगर वर्तमान में देखते हैं तो वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसी होती है, तो जिनकी वजह से क्या होता है उनके बीच में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसके अंदर का है जो द क्रिटिकल नीड ऑफ एलिफेंट, जिसको WWFO इंडिया के दो एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा था कि दुनिया में कम कम कितने लगभग 50,000 हाथी ही बचे हैं, जिसमें से 60% हाथी केवल और केवल किसमें, भारत में। तो इस स्थिति से हम कह सकते हैं भारत को हाथियों के संरक्षण के लिए एक अलग हमें तंत्र बनाना होगा और कितना विशेष ध्यान देना होगा हमें इसके प्रति। ठीक है, साथ ही साथ दुनिया भर में हाथियों को संरक्षण करने के लिए गठित देशों के समूह में भी भारत शामिल हो गया है। ठीक है, जो हाथियों के संरक्षण के लिए जो कुछ समितियां या कुछ गठित इकट्ठे मिलकर विचार करने की बात है उसके अंदर भारत क्या हो गया, शामिल हो गया है। और साथ ही साथ हमने हाथी को एक राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। ठीक है, जिससे भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में और अधिक जागरूकता फैलेगी और जो संघर्ष है उसमें शायद हाथियों को और अधिक हमें प्रोटेक्शन दिया जा सकेगा। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं भी जो हाथी है वह देखने में काफ़ी विशालकाय लगते हैं, मगर वह भावनात्मक तौर पर और नाजुक व काफ़ी संवेदनशील होते हैं, यानी वह काफ़ी हम कह सकते हैं भी भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ठीक है, वह छोटी सी बात को किस प्रकार से यानी जो हम कह सकते हैं भूख है या प्यास है वह 1 मिनट के लिए भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वह क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। और इन्हीं की वजह से जो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष दिनों दिन होता चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो वो हाथी होते हैं वह वन परिस्थिति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जो हाथी होते हैं वह हम जानते हैं भी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी होने के कारण जब वह चलकर लगभग 60-70 किलोमीटर तक जाते हैं, तो उससे क्या होता है भी हाथी जब शाकाहारी तौर पर जो भोजन ग्रहण करते हैं तो जब वह अपना मल त्यागते हैं तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वह साथ में ही त्याग देते हैं, जिसकी वजह से 60 किलोमीटर दूर तक भी कहीं न कहीं जो जैव विविधताएं बनती है यानी वहाँ का पौधा है वह
60 किलोमीटर दूर भी उग जाता है। और जिस प्रकार का उसका मल होता है उसके अंदर पौधे बनने की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है, यानी कहीं जो खाद मिलती है पौधे को वह उससे काफ़ी मात्रा में मिलती है। साथ ही साथ जो कीड़े हैं उनके लिए भरण पोषण के लिए जो हाथियों का जो मल है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया भी जिस प्रकार से जो हाथी का इतना वजन होता है और जो नरम जगह पर जब हाथी अपने पाँव या फुटप्रिंट देखता है तो क्या वह एक गड्ढा सा बन जाता है, और उसमें पानी भरने की वजह से जो मेंढक है या काफ़ी छोटे जीव है उनका एक स्थान भी यानी रहने का स्थान भी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हाथी है वह कहीं न कहीं दूसरे जीवों को भी स्थान बनाने यानी घर को प्रदान कराता है। ठीक है, और ये कहीं न कहीं कीटों के लिए मित्र होता है, ये हमने देख लिया। अभी जो कीट होते हैं वह जो उसका जो हाथी का जो मल होता है उसको खा करके यानी नई मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली देखें तो मिट्टी के निर्माण में लगभग लाखों साल लग जाते हैं, मगर इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं जो कीड़ों के द्वारा जो मल को खा करके मिट्टी का निर्माण किया जाता है वह कम ही यानी बहुत कम समय के अंदर नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा है भी जो हाथी जिस तरह से हाथी जहाँ से जाते हैं यानी एक झुंड में जाते हैं तो वहाँ पर एक रास्ता सा यानी कॉरिडोर सा बन जाता है। ठीक है, इससे कहा है भी जो पूरे विश्व के अंदर लगभग 80 ऐसे हैं जो सुरक्षित कॉरिडोर हैं, यानी जहाँ से हाथी सुरक्षित तौर पर आ जा सकते हैं, जिसमें से 22 पूर्वोत्तर राज्यों में है, 20 केंद्र भारत में है और 20 हमारे कहाँ पर है दक्षिण भारत के अंदर है। ठीक है, और जबकि साथ ही यह कहीं न कहीं जो हाथियों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और साथ ही साथ देखते हैं अभी हाथियों के प्राकृतिक वास में कमी और जंगलों की कटाई और बेशकीमती दांतों की लालच भी यानी व्यापार और जो लालची व्यापार होता है और कुछ ऐसे कारणों की वजह से भी चलते हाथियों का जो निर्माण है या उन्हें मारा जा रहा है या उनका शिकार किया जा रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं जिस प्रकार से जो मानव के बीच में संघर्ष हो रहा है, जैसे इसमें एक जिक्र किया गया है भी जो मानव और हाथी के बीच में संघर्ष के बीच में क्या हुआ है भी जो लगभग 3000 हाथी मारे गए हैं, जबकि 300 हाथी मारे गए हैं, जबकि 1400 से अधिक मानवों की मृत्यु हुई है। तो ये संघर्ष भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जो हाथियों के कम होने का एक कारण है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर आगे जिक्र किया भी देश में हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर के दौरान हम कहीं न कहीं जो वन जीव सप्ताह का आयोजन करते हैं और इससे क्या हो लोगों के बीच में जागरूकता फैलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वह हमने डिस्कशन कर लिए हैं। द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल्स आए थे वह हमने पहले भी डिस्कशन कर लिए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ द हिंदू जो दैनिक जागरण के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने लगभग सभी डिस्कशन कर ली हैं। तो अगर आगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।